हेलो एवरीवन। कल हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस तरह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में देखा था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा परमिसिबल इनटू व्हाट? आई बाय वाई मैक्स। आई बाय वाई मैक्स को हम क्या कहते थे? अपना जेड क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस, राइट। जेड हमारा होता है सेक्शन मॉडुलस हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आई यहाँ पे हमारा क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड वाई क्या है? वाई हमारा है न्यूट्रल एक्सेस से उस फाइबर की डिस्टेंस। वाई मैक्स बोल रहे तो मतलब हमारे एजेस की डिस्टेंस, ओके, टॉप और बॉटम की डिस्टेंस। ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस, ओके। जैसे हमने कोई एक रैंडम क्रॉस सेक्शन लिया है, हमारा एक ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन है, ओके। तो ये ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन है। इस ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सेस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा इलास्टिक बेंडिंग स्ट्रेंस डेवलप होगी वो किस तरह से होगी? यहाँ पे ये हमारा क्या है? एक्सिस हो गए, और इसमें हमारी जो बेंडिंग हो रही है वो इस एक्सिस के इस प्लेन में हो रही है। तो यहाँ पे हमारे जो स्ट्रेन होंगे वो कैसे होंगे? ये हमारे क्या हो गए? स्ट्रेन वेरिएशन, बेंडिंग स्ट्रेन वेरिएशन, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे स्ट्रेसेस कैसे रहेंगे? इस तरह से हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पे इसकी ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? मेरी y1। अब रेक्टेंगुलर तो है नहीं, ये ट्रेपेजोइडल है, तो इसमें मतलब न्यूट्रल एक्सेस से टॉप फाइबर की और बॉटम फाइबर की डिस्टेंस क्या होगी? तो अलग अलग होगी, y1, और यहाँ पे क्या होगा? ये y2। ये हमारा न्यूट्रल और सेंट्रोइडल एक्सेस है, ओके, जहाँ पे सेंटर इस पूरे क्रॉस सेक्शन का लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि हमारी जो ये एफ मैक्स होता है ये क्या होता था? हमारा m इंटू आई अपॉन वाई। यहाँ पे हमने फ्लेक्सुरल फार्मूला यूज़ किया है। फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या है हमारा? एफ बाय वाई इज इक्वल टू व्हाट? m अपॉन आई। इसको यूज़ करने से हमारे पास क्या आया? ये रिलेशनशिप आया। यहाँ पे जब मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? m इंटू आई। ये दोनों कांस्टेंट है, पर y यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर में कितना हो जाएगा मेरा? y हो जाएगा y1, और यहाँ पे एफ मैक्स कितना आएगा? एफ मैक्स हमारा आएगा m इंटू आई अपॉन y2। यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे एफ मैक्स हमारी क्या है? एफ मैक्स को हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा? दिस इज़ द परमिसिबल स्ट्रेसेस। हम इससे ज़्यादा इसके फाइबर्स में स्ट्रेस जनरेट नहीं होने देंगे। अगर हो जाता है तो हम क्या मानेंगे? हमारा क्रॉस सेक्शन बेंडिंग में फेल हो रहा है। तो एफ मैक्स हमारा यहाँ पे क्या होगा? परमिसिबल स्ट्रेस, ओके। अब यहाँ से जैसे परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू जो आई वो मेरी कितनी आई? 250 है, ओके। 250 है परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे मैं आई या फिर हमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना वो निकाल सकता हूँ। आई मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, या फिर आई कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? एफ मैक्स इंटू y1 अपॉन आई। इसको हम सीधा z भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया, एक इससे आएगा, इसी रिलेशनशिप से MOR इज इक्वल टू व्हाट? एफ मैक्स इंटू y2 अपॉन आई। तो ये एंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये m1 लिख देते हैं और यहाँ पे ये m2 लिख देते हैं। यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू अलग अलग है। एफ मैक्स अपॉन आई की वैल्यू तो हमारी क्या है? कॉमन है यहाँ पे, परंतु क्या है? y1 और y2 की वैल्यू अलग अलग है। तो एक के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा और एक के कारण कम आएगा। तो हम सेफ कंडीशन कौन सी लेके चलेंगे? हमारी सेफ कंडीशन होगी कौन सी?
मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा होगा, मिनिमम ऑफ MOR1 एंड MOR2। मतलब अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या, कोई लोडिंग मोमेंट कितना अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमारी कोई लोडिंग बता रहा है, अगर हमारी मोमेंट की वैल्यू जो आ रही है वो हम कौन सी लेंगे कि हमारी जो कम लोडिंग के कारण जो मैक्सिमम मूवमेंट अचीव हो रहा है वहाँ पे ही अगर हमारा सेफ हो जाता है तो हायर लोड तक तो हम जाएंगे ही नहीं। ओके, तो इस तरह से इसको सेव कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको उल्टे तरीके से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई एक बीम है, ओके, इस बीम पे कोई भी मतलब लोड लग रहा है, जैसे हमने मानी है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके दोनों पोर्शन हमारे क्या है, ओवर हैंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। इस यूडीएल के कारण इस बीम में जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे वो किस तरह से होंगे, उसका शेप कुछ इसी तरह से रहेगा। ओके, इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे रहेगा। इसकी वैल्यू मैंने मानी M1, M2 और M3। और यहाँ पे जो लोडिंग इंटेंसिटी है वो क्या, W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, फाइंड क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बीम प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसकी डेप्थ क्या होगी और उसकी विड्थ क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो फिर मेरा एक रिलेशन होता था जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करता था, वो क्या था, सिग्मा परमिसिबल इनटू व्हाट, जेड। जेड यहाँ पे क्या है, I बाय वाई। ओके, जेड क्या है, I बाय वाई। सिग्मा परमिसिबल इस मटेरियल का फिक्स है। हमारा सिग्मा परमिसिबल क्या होगा, FY अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा हमारा, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा, तो मैक्सिमम ऑफ M1, M2, M3। ओके, इनमें से जो मैक्सिमम मोमेंट होगा, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 किलो न्यूटन मीटर है, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 200 किलो न्यूटन मीटर है, और यहाँ पे ये 150 किलो न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कौन सा हो जाएगा मेरा, M2। M2 इज इक्वल टू वॉट, 200 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन की जगह अब क्या हो जाएगा, न्यूटन mm इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल मेरी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन FY। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन FY मतलब मैं अगर इसको 250 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो 125 आएगा, इक्वल टू व्हाट, 125 न्यूटन पर mm²। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, Z। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है मेरा, I बाय वाई। ओके, I बाय वाई। I बाय वाई निकाल लिया तो उसके बाद इसको सीधा मेरे को सॉल्व करना है, BD³ अपॉन 12 इंटू वॉट, D/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और D से D² हो जाएगा। तो B इंटू D² इज इक्वल टू वॉट, 200 इंटू 10⁶ अपॉन 125। इस तरह से मैं इसकी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकता हूँ। राइट, यहाँ पे मैं विड्थ उसकी कुछ अज्यूम करूँगा। विड्थ अगर मैं 100 mm अज्यूम करूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को डेप्थ मिल जाएगी। इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 की पावर वॉट, 1/2। इस तरह से मैं अलग अलग विड्थ पे उसकी डेप्थ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी लोडिंग के करस्पॉन्डिंग, अब मेरे पास यहाँ पे लोडिंग पहले दे रखी थी तो उसके हिसाब से मैंने सेक्शनल प्रॉपर्टी निकाली। अगला केस होता है कि मेरे को जब क्या दे रखा है, सेक्शन दे रखा है,
ओके, सेक्शन की प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब विड्थ, उसकी डेप्थ, उसकी डेप्थ और उसकी विड्थ मेरे को दे रखी है। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें लगने वाला जो यूडीएल है, इस यूडीएल की इंटेंसिटी क्या होगी, या फिर यहाँ पे जो ये लोडिंग है, इस लोडिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट चलते हैं। अपोजिट इन सेंस इसका सेक्शन मॉडुलस z क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू होगी z इक्वल टू व्हाट, i बाय y। अब हमें सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ दे रखे तो हम z को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। i हमारा क्या हो जाएगा, b इंटू डी क्यूब अपॉन 12 इंटू वट d बाय 2। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा b इंटू डी स्क्वायर अपॉन 6। यहाँ पे b हमें पता है, d हमें पता है, तो हम z फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैक्सिमम मोमेंट कितना लगेगा, मैक्सिमम मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा परमिसिबल इंटू z हमें पता है, सिग्मा परमिसिबल हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा परमिसिबल भी हमें पता है, तो मैक्सिमम मोमेंट इस बीम में कितना लग सकता है, मैक्सिमम मोमेंट कितना लग सकता है, तो सिग्मा परमिसिबल, अगर इसकी वैल्यू हमने अज्यूम की कितनी आ रही है, 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमने इसकी विड्थ मानी है 100 और इसकी जो डेप्थ है वो मैंने कितनी मानी है 300। तो यहाँ पे मेरा z कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 6 है, तो b कितना है 100 इंटू डेप्थ कितनी है मेरी 300, तो 300 का स्क्वायर अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बी डी स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा। तो 100 इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1.5 इंटू 10 पावर 6 आता है, 1.5 इंटू 10 पावर 6 mm क्यूब। ओके, तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो वैल्यू क्या होगी, 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 5 mm क्यूब। तो यहाँ mm स्क्वायर से mm क्यूब कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, mm। ओके, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 125 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन mm। अब न्यूटन mm को मैं किलो न्यूटन मीटर में चेंज करूँगा, तो क्या करेंगे, इसको इंटू 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18.75। तो यहाँ पे आएगा मेरा 18.75 वाट किलो न्यूटन मीटर। मतलब इस बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग है वो 18.75 किलो न्यूटन मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम हमारे बीम की बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। हमें लोडिंग केस दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे हमने अज्यूम किया है ये एक बीम है। ओके, ये क्या है, मेरी एक बीम है, इस बीम पे मेरी कुछ इस तरह से ओवर हैंगिंग है। ओके, इस ओवर हैंगिंग में यहाँ पे मेरा क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है मेरा 2p, कुछ भी मान लिया, और यहाँ पे मेरा लग रहा है 3p, या फिर p ही मानते हैं सिमेट्रिक बना के, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। इस तरह से मेरा लोडिंग अरेंजमेंट है। ओके, इस लोडिंग में यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मेरी दे रखी है कितनी, 3 मीटर। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये भी मेरे को कितनी दे रखी है, 3 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे को 8 मीटर दे रखी है। लोडिंग सिमेट्रिक है तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक लोडिंग के लिए रिएक्शन भी हमारा उसी तरह से आएगा। तो रिएक्शन हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 4p टोटल लोड लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ये A है, ये B है, इसे मैंने C मान लिया, ये D मान लिया, और इसको क्या मान लिया, E। तो RA की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2p, और RB की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2p। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की, रिएक्शन हम फाइंड आउट करते हैं बाय सॉल्विंग व्हाट, बाय सॉल्विंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करते थे। फिर हम क्या करते थे, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाते थे।
तो इसका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। इनिशियली मेरा क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो डाउनवर्ड लोड मेरा कितना लग रहा है, पी का लग रहा है, तो पी की डाउनवर्ड लोडिंग के कारण मैं इसकी वैल्यू को इस तरह से रिड्यूस कर दूंगा, P5। पी से रिड्यूस होगा, फिर C टू A स्पान पे मेरी क्रॉस सेक्शन पे कोई भी लोडिंग नहीं है, तो कोई भी लोडिंग नहीं है तो यहाँ पे मेरी शेयर फोर्स की वैल्यू क्या कॉन्स्टेंटली वेरी करती जाएगी। ए पे सडनली 2P का अपवर्ड लोड लग रहा है, तो P माइनस से 2P का अपवर्ड लोड लगेगा, तो कहाँ पे आ जाएगा इस तरह से सडन लोड के कारण यहाँ पे P के मैग्नीट्यूड से आगे बढ़ जाएगा। देन आफ्टर अगेन A टू D मेरी कोई लोडिंग नहीं है, तो D तक मेरी वैल्यू क्या कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। ओके, अब क्या है कि D पे मेरी D पॉइंट पे कितना मैक्सिमम लोड लग रहा है, 2P का। 2P का जब लोड लगेगा तो मेरे फिर से शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस P में से माइनस 2P करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस P। फिर D टू B वापस कांस्टेंट चलेगा, D टू B वापस कांस्टेंट चलेगा। देन आफ्टर B पे फिर से अपवर्ड लोड लग रहा है कितने का, 2P का, तो यहाँ पे फिर माइनस P प्लस 2P करेंगे तो यहाँ पे वापस वैल्यू कितनी आ जाएगी, P। और यहाँ पे ये P और फिर E पॉइंट पे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे E पॉइंट पे 0 हो जाएगी। इस तरह से मेरा क्या बनेगा, इस बीम का शेयर फोर्स डायग्राम। फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सेक्शन कट करते थे, फिर मोमेंट की इक्वेशन लिखते थे, या तो उससे बनाओ या फिर हम क्या करते थे, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और क्या था, लोडिंग के बीच में रिलेशनशिप होता था, क्या है, डेल V अपॉन डेल X इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ शेयर फोर्स इज व्हाट, लोडिंग W, एंड स्लोप ऑफ अपॉन dm अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, dm अपॉन dx इज व्हाट, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज व्हाट, शेयर फोर्स, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट का ये पॉइंट हमारा क्या है, A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C, एंड ये D। तो A से C तक हमारा शेयर फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, और क्या है, कांस्टेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, A टू C हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। इस समझ सकते हैं। तो A टू C हमारा नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप किस तरह से रहेगा, इस तरह से, तो यहाँ पे नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ओके, नेगेटिव और कांस्टेंट। यहाँ पे इसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्लोप कितना मानेंगे हम, इसका स्लोप होगा मेरा व्हाट, माइनस P, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, तो एरिया अंडर दिस कर्व का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी ये लेंथ कितनी है मेरी, 3 मीटर है, राइट, ये लेंथ कितनी है मेरी, 3 मीटर है, ये कितनी है, 4 मीटर है, और यहाँ पे ये कितनी है, 4 मीटर है, और यहाँ पे ये 3 मीटर है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। 3 मीटर है तो इसका एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3P किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे A टू D शेयर फोर्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव। शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, P प्लस P। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट की स्लोप की वैल्यू कितनी रहेगी मेरी, प्लस P। तो प्लस P और पॉजिटिव स्लोप का मतलब कर्व कैसा बनता है मेरा, इस तरह से बनता है, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू P। तो जब ये थीटा इज इक्वल टू P तक चलेगा तो यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है मेरी, 3 मीटर है। ओके, तो यहाँ से ये 3 मीटर तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक और मीटर तक चलेगा क्या, ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4P तो टोटल वैल्यू होगी, तो 4P में से माइनस 3P करेंगे, कितनी बचेगी मेरी यहाँ पे वैल्यू, इस पॉइंट पे रहेगी 1P। ओके, फिर फर्दर यहाँ पे मेरा स्लोप कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है,
तो नेगेटिव स्लोप के कारण में हम वापस ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। फिर वापस यहाँ पे ई तक जाएंगे, तो ई तक जाने के लिए इसका कर्व कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो लगभग ऐसा हमारा क्या बनेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी मेरी, ये m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m2, और ये m3। यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है, m max इज इक्वल टू व्हाट, 18.75 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ पे m max क्या हो जाएगा मेरा, m max इज व्हाट, m1 m2 m3। m1 की वैल्यू मेरी कितनी है, 3p है, m1 की वैल्यू मेरी कितनी है, 1p है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 3p है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 3p 1p एंड 3p। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3p। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 3। इस 3p को मैं किसके बराबर कर दूंगा, 3p इज इक्वल टू व्हाट, 18.755 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो p की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 18.75 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 18.75 डिवाइडेड बाय 3, 6.25 किलो न्यूटन। अब हमारा लोडिंग डायग्राम हम बना सकते हैं। हमारा लोडिंग डायग्राम क्या था, ये बीम थी कोई, यहाँ पे हमारे क्या सपोर्ट रिएक्शन थे, सपोर्ट रिएक्शन पे यहाँ पे मैं क्या P लोड लगा रहा था, यहाँ पे क्या था 2P था, और यहाँ पे क्या था P था। P की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 6.25 आई है, तो 2P की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 12.5। ओके, 2P की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 12.5 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मैं इस लोडिंग को लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे कितनी लगेगी, P इज इक्वल 6.25 किलो, 6.25, यहाँ पे क्या होगा 12.5 किलो न्यूटन, यहाँ पे 12.5 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी क्या होगा 12.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे मेरा 6.25 किलो न्यूटन। ओके, तो इस तरह से मुझे पूछेगा मैक्सिमम लोड कितना इस बीम पे लगेगा, तो मैक्सिमम लोड यहाँ पे क्या होगा, P नहीं होगा, कितना होगा 2P हो, 2P मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम पॉइंट लोड that can be applied, that can be applied according to this arrangement is what, 2P, और 2P की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12.5 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम अलग अलग लोडिंग में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस पे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, या तो आपको क्रॉस सेक्शन पूछेगा या फिर हमें उसकी लोडिंग पूछेगा, तो आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इस सिंपल बेंडिंग स्ट्रेसेस में किस तरह से हम क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, फिर आप देखते हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट कर ले। तो जनरल क्रॉस सेक्शन जो होते हैं हमारे, उनको हम देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ moment of inertia of different क्रॉस सेक्शन। अलग अलग क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा है रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, I is equal to what integration of a into what, a into r स्क्वायर, राइट, और dA का इंटीग्रेशन इसे हम ये भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर dA, और a इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कोई ये बीम है,
इस बीम का इस एक्सेस, इसे मैं एक्स एक्स मानता हूँ, तो आई एक्स एक्स मेरा क्या है, इसका क्या है, इसका बीम का एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ओके, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है, मेरा ए है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन को मैं एक लाइन एलिमेंट मानूं। क्या मानूं, एक लाइन एलिमेंट। ओके, इसकी थिकनेस कितनी है मेरी, इसकी थिकनेस है 1, और इसकी जो लेंथ है ये किसके बराबर, ए के बराबर, ए के बराबर। ओके, तो जब इसकी लेंथ ए के बराबर, तो इसका टोटल एरिया मेरे पास कितना आएगा, ए इंटू 1 इक्वल टू व्हाट, ए। मतलब एरिया जो है इसका वो कितना है, हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसके बराबर ही है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो क्या 1 है। तो ये हमारा जो इस एरिया के बराबर हमने एक लाइन एलिमेंट अज्यूम किया, ये हम मानेंगे। और इस लाइन एलिमेंट को इस एक्स एक्स एक्सिस से एक y डिस्टेंस या फिर r डिस्टेंस पे पुट करते हैं। तो जो हमारी आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर करेंगे। ओके, मतलब इसका, इस लाइन स्ट्रिप का इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको हम इस एक्सिस के अबाउट जब इस एलिमेंट को पुट करेंगे और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आई एक्स 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 डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट। और यहाँ पे ये जो r होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मोमेंट क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में ये विड्थ जो है हमारी क्या है, बी है, और ये जो डेप्थ है इसकी कितनी है, डी है। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसको हम आई एक्स एक्स बोलेंगे, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू जो हमारा जो एक्सिस है जिस विड्थ को या डेप्थ को कट करती है उसका क्यूब करेंगे। ओके, तो बी इंटू डी क्यूब अपॉन 12। ओके, और यहाँ पे इसका सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी डी क्यूब अपॉन 12, और z इक्वल टू क्या होता है, आई बाय वाई। तो यहाँ पे मेरी डेप्थ कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, d बाय 2। तो z कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय d बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे b d स्क्वायर अपॉन d 6। ये मेरे पास z आ गया। अब अगला केस हम देखते हैं, हमारे जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर है। इस तरह से अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हमारा ये न्यूट्रल एक्सेस इस तरह से पास करेगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू व्हाट, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। और वाई मैक्स क्या हो जाएगा मेरा, वाई मैक्स होगा ये जो डिस्टेंस है, वाई मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डाया है तो ये कितना हो जाएगा, डी बाय 2। तो वाई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई 2। तो यहाँ से मेरा सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, z max इज इक्वल टू व्हाट, आई बाय y max इज इक्वल टू पाई डी पावर डिवाइडेड बाय 64 इनटू डी बाय 2। तो यहाँ पे तो ये 32 और यहाँ पे ये क्यूब, तो पाई डी क्यूब अपॉन क्यूब 30/2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सेक्शन मॉडुलस। ओके, फिर अगला हम देखते हैं होलो सर्कुलर सेक्शन। थर्ड केस है हमारा होलो सर्कुलर सेक्शन। तो होलो सर्कुलर सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब ये सर्कल है और इसके अंदर इनर डाया में इतना होलो है, जैसे हमारे बैम्बू को कट करते हैं तो बैम्बू में क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शन इतना ही हम अज्यूम करेंगे। जब इसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा, तो आई एन मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन के एरिया में से अगर मैं इस इनर वाले एरिया को अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे को ये बचे कुछ एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा।
INA इज इक्वल टू, ये क्यों कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो इसी की एक्सिस के अबाउट पास कर रहा है, इसलिए मैंने इसे सीधा कर लिया, ठीक है ना। तो पाए, अगर आउटर डाया का मैंने डाया क्या माना है, डी माना है, और इनर का मैंने क्या माना, स्मॉल डी माना। तो ओवरऑल न्यूट्रल एक्सिस का क्या आएगा मेरा, INA पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 माइनस पाई स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन 64। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय 64 इंटू व्हाट, डी की पावर 4 माइनस व्हाट स्मॉल डी की पावर 4। ये मेरे पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब मेरा वाई मैक्स क्या होगा, वाई मैक्स मेरा क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्सट्रीम पर इसका कौन सा होगा, ये होगा, और वाई मिनिमम मेरा क्या होगा, यहाँ पे होगा, राइट। यहाँ पे इस डेप्थ पे ये मेरा क्या होगा, वाई मिनिमम, और ये मेरा क्या होगा, वाई मैक्स। वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल डी बाय 2। ओके, तो वाई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल डी बाय 2, और कैपिटल वाई मिनिमम यहाँ पे जीरो नहीं होगा, और क्या होगा, वाई मिनिमम मेरा जीरो तो हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एलिमेंट आ रहा है, पर वाई मैक्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, वाई मैक्स की वैल्यू मेरी रहेगी डी बाई 2। वाई मिनिमम जीरो होगा और कुछ वैल्यू होगी तो मतलब यहाँ पे फाइबर आ जाएगा हमारा। ओके, तो वाई मिनिमम तो जीरो ही रहेगा, लेकिन वाई मैक्स मेरा क्या होगा, कैपिटल डी बाई 2। तो हमारा सेक्शन मॉडुलस क्या आ जाएगा, जेड मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, INA डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डी बाय 2। ओके, तो यहाँ पे मेरा 2 से तो ये 64 कैंसिल होगा तो 32, और इस यहाँ से मैं अगर क्या कैपिटल डी अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा मेरा, जेड मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, पाई कैपिटल डी की पावर क्यूब हो जाएगा। अगर डी की पावर 4 लेते हैं, मैंने ब्रैकेट से डी की पावर 4 को बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय 32 इंटू डी। तो डी की पावर 4 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की पावर डी अपॉन कैपिटल 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पाई डी क्यूब अपॉन 32 इंटू व्हाट, 1 माइनस 1 डी बाय कैपिटल डी की डी पावर 4। तो ये मेरा क्या होगा, होलो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से सेक्शन मॉडुलस इसका हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें तो ये क्या है, आउटर डाया के हिसाब से अगर हम सॉलिड सेक्शन मानते हैं तो हमारा क्या होता है, मतलब अगर हमारा सेक्शन होलो नहीं होता और इसका डाया मेरा डी होता तो इसका सेक्शन मॉडुलस कितना आता है मेरा, पाई डी की क्यूब अपॉन 32। अगर इसमें से मैंने कुछ सेक्शन को होलो कर दिया है, इतना सेक्शन होलो कर दिया है, तो इसको मैं मतलब कितने फैक्टर से माइनस करूंगा, 1 माइनस डी बाय कैपिटल डी की पावर 4, इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करके इतना सेक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, बचे कुछ क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस मेरा आ जाएगा। ओके, अब अगला क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा है, अगला क्रॉस सेक्शन मेरा है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन होता है इस तरह से, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस लगता है ने उसका सेंट्रोइड पे लाई करेगा, सेंट्रोइड ऊपर से कितने डिस्टेंस पे रहता है, हमारी सेंट्रोइड ऊपर से डिस्टेंस होती है 2h अपॉन 3, h इसकी टोटल हाइट है, ओके, और b इसकी विड्थ है। तो ऊपर से एपेक्स से सेंट्रोइड इसका 2h अपॉन 3 पे लाई करता है, बेस से इसकी जो सेंट्रोइड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, h/3। तो इसका जो INA है, INA इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट INA वो कितना होता है मेरा, BH क्यूब अपॉन व्हाट, 36। ओके, और Y मैक्स रहेगा यहाँ पे, Y मैक्स क्या होगा,
इस फाइबर और इस फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पे ये क्या है मेरा y1 है और यहाँ पे ये क्या है y2 है। y1 की वैल्यू मेरी कितनी है 2h/3 है और y2 की वैल्यू मेरी कितनी है h/3। तो y max मेरा यहाँ पे क्या रहेगा 2h/3। ओके, तो z मेरा कितना आएगा bh³/36 इंटू 2h/3। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 12×3=36 और ये कितना आएगा 24 और यहाँ h से क्यूब में कैंसिल होगा तो स्क्वायर आएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा पास bh²/24। इस तरह से हम निकालते हैं। अब हमें अगर इस ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बेस के अबाउट चाहिए तो हम क्या करते थे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल, अगर हमें एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम क्या करते थे, इसका एन ए सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई, एन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास bh³/36 h³। इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है मेरा a = व्हाट b × h/2 और इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, इसके सेंटर से इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी h/3। तो मेरे पास इस एक्सिस को मैंने क्या माना b। ओके, तो आई बी कितना हो जाएगा, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एन ए प्लस व्हाट a इंटू व्हाट r²। और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है मेरी, r की वैल्यू है h/3। तो bh³/36 प्लस 36 एरिया कितना है मेरे पास b इंटू h/2, मेरे पास b इंटू h, r कितना है h/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस BB एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन आफ्टर अगर हमें एपेक्स के अबाउट अगर किसी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो हम क्या करते हैं, जो r की वैल्यू है वो मेरी कितनी हो जाती है अब यहाँ पे सेंटर से इस एक्सिस के डिस्टेंस। अगर ये ए एक्सिस है तो मेरे पास क्या आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आती है आई ए = आई एन ए प्लस ए इंटू r²। अब यहाँ पे r की वैल्यू मेरे पास क्या रहती है 2h। यहाँ पे r की मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस से एपेक्स की जो एक्सिस उस एपेक्स पॉइंट से पास हो रही है उसकी जो डिस्टेंस है कितनी है मेरी 2h/3 मेरी 2h। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी bh³/36 प्लस bh/2 इंटू 2h/3 इंटू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास एपेक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम जनरलाइज करें तो जैसे हमारे पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया क्या है ए है और इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैंने क्या माना आई जी या फिर आई अपने भाषा में बोले तो आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आई एन ए। ओके, अब मुझे किसी भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसे मैंने बोला है मेरा ए बी एक्सिस। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई जी प्लस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए है और इस सेंटर से सेंट्रोइडल एक्सिस से इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी मानी एच मानी है, तो ए इंटू एच का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या होगा आई ए बी हो जाएगा, राइट। दूसरा कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मतलब एक एक्सिस मेरी ये है और दूसरी एक्सिस मेरी क्या है ये है। इसे मैंने एक्स माना, इसे मैंने क्या माना वाई माना। तो मुझे क्वेश्चन में अगर आई एक्स पता है और आई वाई पता है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो जेड एक्सिस होगा जो कि मतलब कुछ इस तरह से पास करेगा तो आई जेड को हम क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके इज इक्वल टू व्हाट आई एक्स प्लस आई वाई। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में हम देखेंगे कि कंपोजिट बीम जो होती है, मतलब जिसका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें दो अलग अलग मटेरियल को यूज करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।